लास्ट के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने स्टडी किया था, हम जो है डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 डेफिनेशंस हम बेसिकली स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थी हमारी क्लासिकल और मैथमेटिकल, क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन। सेकंड थी हमारी एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। और थर्ड थी हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच। ये 3 डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। अब इन डेफिनेशंस को हम एक और फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर आपसे अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो आप उसका आंसर किस तरीके से दे सकते हो कि प्रोबेबिलिटी की बेसिकली 3 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ये 3 अप्रोचेज आप बता सकते हो प्रोबेबिलिटी की। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच कौन सी होगी? जो या तो ट्रायल पे बेस होगी, एक्सपेरिमेंट पे बेस होगी, या फिर मैथमेटिकली या लॉजिकली बेस्ड हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इट मीन्स जिसमें पर्सनल बिलीफ के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। सब्जेक्टिव अप्रोच कौन सी होगी? जो डिपेंड करती है आपके पर्सनल बिलीफ पे, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पर्सनल बिलीफ क्या है, या व्यक्तिगत विश्वास क्या है, या व्यक्तिगत ओपिनियन उसका क्या है, उस पर डिपेंड करती है सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। मॉडर्न अप्रोच इन दोनों से तैयार की गई है। अब हम इन्हीं दोनों अप्रोचेस पे बेस ये डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं। जो फर्स्ट 2 डेफिनेशन हैं वो हमारी बेस्ड हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, या हम कहें कि वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के पार्ट्स हैं। और जो सेकंड हमारी अप्रोच है सब्जेक्टिव अप्रोच, वो ऑलरेडी हम सब्जेक्टिव अप्रोच के रूप में, डेफिनेशन के रूप में स्टडी करेंगे ही। मॉडर्न अप्रोच एक न्यू है जो जिसमें डेफिनेशन कुछ नहीं दी गई, लेकिन कुछ एक अजम्पशंस बताई गई हैं या कुछ एक रूल्स बताए गए हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम स्टडी करें। पहले हम स्टडी कर चुके हैं क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस इसकी लिमिटेशंस रहती हैं कुछ एक, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अजम्पशन ली थी वही इसकी लिमिटेशन है। अजम्पशन हमारी क्या थी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टोटल इवेंट्स है वो हमारे इक्वली लाइकली हैं। टोटल जो इवेंट्स हैं वो हमारे इक्वली लाइकली हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये जो अजम्पशन है यही हमारी क्या है? लिमिटेशन है। इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स सभी इवेंट्स के हैपन होने के जो चांसेस है वो सेम है। जैसे अगर एक सिक्का हम उछालते हैं तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वली लाइकली इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अप्रोच है क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन, या फिर हम कहें कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये बेसिकली यूज़ की जाती थी स्टोरियों के द्वारा या जुआरियों के द्वारा। बेसिकली ये जानने के लिए कि अगर आप एक सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल आने के चांसेस क्या हैं, या फिर अगर आप एक पैक ऑफ कार्ड से कोई भी पर्टिकुलर कार्ड ड्राउन करोगे तो उसके एस कार्ड होने के या किंग कार्ड होने के क्या चांसेस हैं, या फिर किसी एक बैग से आप बॉल विड्रॉ करते हो तो उसके पर्टिकुलर बॉल के कलर होने के चांसेस क्या हैं, रेड कलर या वाइट कलर होने के चांसेस क्या हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम थी वो इस अप्रोच के द्वारा सोल्व की जाती थी। अब
फर्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है इसकी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड हमारी इसकी लिमिटेशन है ये उस केस में अप्लीकेबल नहीं हो पाएगी जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल हमारे क्या हो, इनफाइनाइट हो। नंबर ऑफ ट्रायल हमारे क्या हो, इनफाइनाइट हो। वहां हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड लिमिटेशन हमारी ये है। जैसे अगर हम एक सिक्कों को अनंत बार उछालें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस केस में हम ये वाली अप्रोच एप्लीकेबल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं एप्लीकेबल कर पाएंगे? क्योंकि हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं और टोटल इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, क्योंकि यहाँ जो कॉइन है वो अनंत बार उछाला गया है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि कितनी बार उछाला गया है और कितनी बार हेड आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हम ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट अप्रोच का यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा थर्ड जो हमारी लिमिटेशन है इसी में से हम ड्रा कर सकते हैं कि हमारे लिए हर एक केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स काउंट कर सकें या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हम काउंट कर सकें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है वो हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो फर्स्ट हमने कंप्लीट की है उसका फॉर्मूला भी आपने ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन। यहाँ एम क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 माइनस एम बाई एन। अब ये इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू से भी हम कई बार डिनोट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ए। अब ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। अब हेड या टेल दो कॉइन के जो होते हैं, दो साइड होती हैं, हेड या टेल साइड। अब हेड आने के चांसेस आपके और टेल आने के चांसेस दोनों के इक्वल होते हैं। अब क्या होगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होगा। इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होगा और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अब किसी इवेंट के हैपन होने की अगर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इट मीन्स वो असंभव है, कोई भी घटना का घटित होना असंभव है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और कोई इवेंट्स डेफिनेटली हमारा हैपन होने वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। बाकी की जो प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोच या फर्स्ट डेफिनेशन का पार्ट था। अब सेकंड डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। अब कई बार इन्हें थ्योरी भी बोल दिया जाता है। थ्योरम, कई बार इन्हें थ्योरम भी बोल दिया जाता है, एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है थ्योरम से, अप्रोचेस से और डेफिनेशन से। तीनों एक ही चीज़ें हमारी जो आपको स्टडी करवाई जा रही हैं। ये जो थ्योरम है ये किसने दी है, ये थ्योरम दी है वॉन माइस ने दी है। ये थ्योरम वॉन माइस ने ये थ्योरम दी है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, या ये जो थ्योरम है प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करती है, ये हमारे क्या है, सब्जेक्टिव नहीं, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिव अप्रोच हम इसके बाद स्टडी करेंगे। एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशंस में कहा जाता है कि ये जो थ्योरम है ये हमारी ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है।
अब तक जो हमने स्टडी की थी मैथमेटिकल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच, वो हमारी नेचुरल जो लॉ ऑफ नेचर उसके ऊपर डिपेंड थी, या फिर वो लॉजिकल थी हमारी। अब ये जो है हमारी वो ट्रायल और एक्सपेरिमेंट पे बेस है, हम वैसे ही कुछ नहीं कह देंगे। जैसे प्रकृति का नियम क्या है कि अगर हम कहें हमारे इंडिया के लिए, तो जो सूर्योदय होता है वो ईस्ट की तरफ से होता है, पूर्व की तरफ से होता है, प्रकृति का नियम है हमारी इंडिया के लिए। तो वो तो हम बात करते हैं क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन में, कि जैसे अगर एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो या तो लॉजिकल होता है या फिर नेचर के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो नेचर के लॉ के ऊपर डिपेंड रह करके नहीं, हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्रायल करेंगे। अब जैसे हम एक सिक्के को उछालेंगे, प्रैक्टिकली उछाल करके, जैसे एक सिक्के को हमने, एक कॉइन को हमने 100 बार टॉस किया, 100 टाइम अगर हमने टॉस किया और उसमें 100 टाइम में 55 टाइम हेड आया, तो हम कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम एक कॉइन को 55 टाइम टॉस करते हैं तो 55 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.55। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक्सपेरिमेंट बेस है। इसमें हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रायल किया है, उसके बेस पे हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल होंगे हमारे n गोज टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ ट्रायल हमारे इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे। और जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन की लिमिटेशन थी वो ये डेफिनेशन या ये अप्रोच फुलफिल करती है कि इसमें इनफाइनाइट अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल होंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा अब हम स्टडी कर चुके हैं कि ट्रायल या एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ये स्टडी की जाती है, तो अब इसकी डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन में आपको फॉर्मूला भी दिया गया है। प्रोबेबिलिटी इज द लिमिट of the relative frequency of success in infinite sequence of trial। ये डेफिनेशन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर प्रोबेबिलिटी की। जो डेफिनेशन है वो ये है, प्रोबेबिलिटी इज द लिमिट ऑफ the relative frequency of success in infinite sequence of trial। इसमें हमें ये पता चलती है कि जो sequence of trial होंगे वो infinite होंगे। अब यहाँ एक चीज़ हमें और समझनी है, relative frequency क्या है। relative frequency को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, if an event has occurred r time in a series of n independent trials, all are made under the same identical condition
द रेशियो ऑफ R by N is called the relative frequency of success. अब इस डेफिनेशन में इसने क्या बताया है, इफ़ एन इवेंट हैज़ अक्योर्ड आर टाइम इन ए सीरीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, इट मीन्स अगर हम एन टाइम इंडिपेंडेंट ट्रायल करते हैं अंडर सेम आइडेंटिकल सिचुएशन, सेम सिचुएशन में अगर हम एन टाइम ट्रायल करते हैं और उसमें से कोई इवेंट्स आर टाइम हैपन हो जाती है, तो आर बाय एन का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे एक कॉइन अगर हम 100 टाइम टॉस करते हैं और उसमें से हेड हमारा 55 टाइम आता है, तो ये जो हमारी है आर है, सक्सेस है, हेड आना अगर हम सक्सेस मानते हैं तो ये आर है और ये एन है। अगर ये सेम सिचुएशन के अंडर किए जाएँ, इट मीन्स सेम कंडीशन के अंडर किए जाएँ जहाँ हवा न चल रही हो बिल्कुल भी, और जो हमारा फ्लोर है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो, तो अगर उसी सेम सिचुएशन पे किए जाते हैं तो R बाई एन इट मीन्स 55 डिवाइड बाई 100 जो हमारा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है R बाई एन। तो ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया, प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी हमने, प्रोबेबिलिटी इज द लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल। अब इसी पे बेसिस का फॉर्मूला हमारा बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ आर बाय एन, एन गोज टू इन्फिनिटी। अगर एन हमारा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो आर बाय एन जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी अगर हम लिमिट लगा दें तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन के अंदर इस तरीके से डिफाइन किया गया है प्रोबेबिलिटी को। अब जो हमारी वास्तविक जीवन में ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि जो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे वो इनफाइनाइट होते हैं, इसमें जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं वो फाइनाइट ही होते हैं। तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, आर बाय एन। यहाँ आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइड बाय एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। आर यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू आर, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो है हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली रिसर्च में यूज़ की जाती है। जैसे अब कोरोना डिसीज़ चल रहा है तो उस केस में कोरोना की वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए जो हमारी थ्योरी यूज़ की जाती है वो कौन सी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थ्योरम है वही हमारी यूज़ की जाएगी। जैसे 100 पीपल्स जिनके ऊपर ट्रायल किया जाता है वैक्सीन का, उनको वैक्सीन की डोज दी जाती है और फिर देखा जाता है कि उनके ऊपर वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है। अब 100 पीपल के ऊपर अगर 100 में से 90% या 90 जो हमारे सैंपल के रूप में हमने पर्सन सेलेक्ट किए थे वो ठीक हो जाते हैं या उनको कोरोना नहीं हो पाता, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारी जो वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है उस केस में वैक्सीन की, वैक्सीन हमें कोरोना से बचा लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 90 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.9। तो जहाँ रिसर्च से रिलेटेड जो भी हमारे रिसर्च की जाती है किसी भी फील्ड से हो, चाहे वहाँ जो प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है वो हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी है, एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरम वहाँ यूज़ करते हैं हम, या फिर हम ये कहें कि एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड अप्रोच या सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम
इसके बाद जो हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की वो डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसी पर्सन के बिलीफ के बेस पे या किसी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेस पे वो प्रोबेबिलिटी काउंट करता है। जैसे एक टीचर अपनी क्लास में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में कहता है कि उसके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है किसी स्टूडेंट के पास होने की, जैसे हम ये कहें कि राम के पास होने की प्रोबेबिलिटी, वो ये बताता है कि 0.9% है। इट मीन्स राम पास हो जाएगा, इसके 90% चांसेस हैं। अब ये जो उसने बताया है, ये जो डिसीजन उसने दिया है या ये जो प्रोबेबिलिटी उसने फाइंड आउट की, वो किस बेस पे फाइंड आउट की है? वो क्लास को डेली टीच करता है तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे और अपने बिलीफ के बेस पे कि राम कैसा स्टूडेंट, उसके बिलीफ के बेस पे जो उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है वो हमारी प्रोबेबिलिटी कौन सी है? सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट वो करता है। इट मीन्स इसमें जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिलीफ के बेस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ठीक है, जैसे मैं राम के पास होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और बता सकता हूँ और दूसरा टीचर राम के पास होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और बता सकता है, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस और बिलीफ के बेस पे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही सिंपल वर्ड में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग probability is interpreted as a measure of degree of belief or confidence that a particular individual repossesses in the occurrence of an event। और इसके अलावा हम कह सकते हैं क्वांटिफाइड जजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इस तरीके से भी हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इंटरप्रेटेड एज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ और कॉन्फिडेंस। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी एक माप है उस विश्वास का जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति रखता है किसी घटना के घटने के बारे में। अब जैसे मैं वर्षा के बारे में, आज वर्षा होगी इस बारे में क्या विश्वास रखता हूँ, इसका जो मेजरमेंट है डिग्री ऑफ बिलीफ की, कितना मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी, उसका मेजरमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी है सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग। या हम कहें क्वांटिफाइड जजमेंट है ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्वांटिफाइड जजमेंट है। इट मीन्स वो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है अपनी जजमेंट को किसी पर्टिकुलर इवेंट के हैपन होने या न होने के बारे में। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम पहले इसका स्टडी कर चुके हैं। जैसे एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट के बारे में ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा, उसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी है सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये हमारी थर्ड अप्रोच
कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी थी टीवी बेस, अपनी लास्ट अप्रोच स्टडी कर लेते हैं, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न जो अप्रोच है वो कोलमोग्रोव ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्रोच दोनों को मिलाते हुए बनाई है, जिसमें उन्होंने वेन डायग्राम का यूज़ किया था। डिफरेंट जो इवेंट है उनके हैपन और न हैपन होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने वेन डायग्राम का यूज़ किया था। अब उन्होंने कुछ एक बेसिक्स रूल्स बताए हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने डिफाइन नहीं किया, बस वो रूल्स बताए हैं जिन पे बेस्ड हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। किसी इवेंट के हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में होगी इनकी वैल्यू हमेशा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आएगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। जो टोटल इवेंट्स हैं हमारे, उनके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। इट मीन्स अगर हमारे पास 2 ही इवेंट है ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों इवेंट के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों इवेंट्स के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है। और उसके बाद थर्ड इसमें बताया है कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जैसे ए एंड बी जो इवेंट है वो आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसमें ए इवेंट हैपन हो या फिर बी इवेंट हैपन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी इवेंट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बी। ये रूल्स हैं बेसिक जो मॉडर्न अप्रोच में डिस्कस किए गए हैं, जिसके बेस पे प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस पे जो प्रोबेबिलिटी है उसे फाइंड आउट करने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉइन के बारे में तो आप सभी जानते हो कि उसकी 2 साइडेड होती है, हेड और टेल। उसके बाद एक डाइस होता है, या जिसे हम हिंदी में पासा भी बोलते हैं, उस पर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर होते हैं उसके ऊपर, या कुछ एक में डॉट्स होती हैं। 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट और 3 के लिए 3 डॉट और 4 के लिए 4 डॉट। जैसे आप लूडो खेलते हो तो उसमें जो हमारी डाइस होती है उसमें सेम डॉट अवेलेबल होते हैं, तो वो आप लूडो वाले जो डाइस है उससे लेकर के चलोगे कि अगर हम उसको फेंकते तो उसकी एक ही साइड हमारी ऊपर होगी, या तो नंबर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो उसकी 6 साइडेड होती हैं, एक डाइस की 6 साइड होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे वो प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें हम ताश के पत्ते भी बोलते हैं। बेसिकली बॉयज़ को तो पता होते हैं, लेकिन गर्ल्स को इस बारे में नहीं पता होता। जो एक डेक ऑफ कार्ड या पैक ऑफ कार्ड भी हम बोल देते हैं इसे, पैक ऑफ कार्ड, उसमें टोटल मिलाकर के 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें टोटल मिलाकर के 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 कलर के कार्ड होते हैं। इसमें जो कलर हमारे पास होते हैं वो 2 होते हैं, रेड और ब्लैक। 2 कलर्स के कार्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ध्यान से देखना एक बार, डेक जो हमारा एक कार्ड का, प्लेइंग कार्ड का, उसमें टोटल मिला करके 52 कार्ड होते हैं। इट मीन्स 52 पत्ते होते हैं। एक ताश के खेल की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। उसमें 2 रंग होते हैं, लाल और काला, रेड और ब्लैक। अब इसमें टोटल मिला करके 4 सिंबल के जो कार्ड होते हैं, टोटल मिलाकर के 4 सिंबल के कार्ड होते हैं। 2 रेड सिंबल में होते हैं, 2 जो रेड कलर हैं उसमें सिंबल होते हैं, और 2 ही ब्लैक कलर में सिंबल होते हैं। रेड कलर के जो सिंबल हैं उसमें उन सिंबल्स में कलर जो हमारा होता है वो रेड होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके पास, डायमंड और हार्ट, और इसमें होते हैं स्पेड
और क्लब। ये 4 सिंबल के कार्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। डायमंड का जो आपका सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, और डायमंड सिंबल्स के टोटल 13 प्लेइंग कार्ड होते हैं। हार्ट के भी 13 ही प्लेइंग कार्ड होते हैं, लेकिन हार्ट का जो सिंबल है वो हार्ट जैसा होता है, और ये रेड कलर के होते हैं दोनों, इनमें रेड कलर फिल्ड होता है। स्पीड कार्ड आपका डायमंड को बेसिकली हिंदी में ईंट का पत्ता भी बोलते हैं, हार्ट को पान का पत्ता भी बोलते हैं, स्पीड को हम बोलते हैं हुक्म का पत्ता। तो स्पीड जो हमारा वो किस तरीके का होता है, उसका सिंबल्स कुछ इस तरीके का सिंबल होता है स्पीड कार्ड का। इसमें ब्लैक कलर आपका फील्ड होता है, जिसे हम हुक्म का पत्ता भी बोलते हैं। क्लब कार्ड आपका कुछ इस तरीके का होता है, सिंबल इस पे, जिसे हम चीड़ी का पत्ता भी कहते हैं, और इसमें ब्लैक कलर होते हैं। हर एक सिंबल के 13 कार्ड आपके पास होते हैं, तो टोटल मिला के आपके पास 52 कार्ड हो गए, हर एक सिंबल के 13। अब 13 कार्ड में, हर एक सिंबल में 13 कार्ड में 4 आपके स्पेशल कार्ड होते हैं। एक एस कार्ड जिस पे ए लिखा होता है, जिसे हम इक्का भी बोलते हैं। एस कार्ड इक्का भी बोलते हैं हम, जैसे हुक्म का इक्का, पान का इक्का या चीड़ी का इक्का, तो वो एस कार्ड होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक काउंटिंग हमारी लिखी होती है ताश के पत्तों के ऊपर, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया एस कार्ड, जिसे हम इक्का भी बोलते हैं। फिर 10 तक आपके क्या होंगे, काउंटिंग लिखी होंगी। उसके बाद 11 के लिए आपके पास होता है जैक कार्ड, जोकर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद क्वीन कार्ड, और उसके बाद किंग कार्ड, ये आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके पास 13 कार्ड होते हैं हर एक सिंबल में। एक होता है आपका एस कार्ड, फिर 2 से लेकर के 10 तक काउंटिंग होती है। फिर आपका होता है जैक कार्ड, जिस पे जोकर का फेस लिखा होता है या फेस उस पर बना होता है, और क्वीन पे क्वीन का फेसिस उभरा होता है, और किंग पे किंग का फेसिस हमारा उभरा होता है। तो इस बेस पे टोटल प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, अब टोटल इन्फॉर्मेशन आपको एक बार फिर से आपके माइंड में सेट करनी होगी, क्योंकि इनके बेस पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं टोटल एक डेक ऑफ कार्ड में, 52, कितने कलर के कार्ड उसमें होते हैं, 2 कलर के, रेड एंड ब्लैक। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कितने सिम्बल्स के कार्ड्स अवेलेबल होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड में, 4 सिम्बल्स के कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। डायमंड, जिसके ऊपर इस तरीके का सिंबल प्रिंट होता है, हार्ट, हार्ट पे हार्ट जैसा सिंबल हमारा प्रिंट होता है हार्ट कार्ड पे। स्पेड कार्ड, जिसे हम हुक्म का पत्ता भी बोलते हैं, उस पर इस तरीके का सिंबल हमारा प्रिंट होता है, और क्लब कार्ड पे इस तरीके का सिंबल होता है, जिसे हम चीड़ी का पत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक सिंबल में 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड कौन कौन से, एक आपका एस कार्ड होता है, जिसे हम इक्का भी बोलते हैं। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग होती है सभी पत्तों के ऊपर। उसके बाद एक जैक का कार्ड होता है, एक क्वीन का कार्ड होता है, और एक किंग का कार्ड होता है। अब हर एक सिंबल में इसी तरीके से आपके कार्ड्स होते हैं। तो 13 ये हो गए, और 13 एंड 13। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं या एस कार्ड कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, और एक क्लब का। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैक कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। किंग कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वीन कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लेइंग कार्ड है हमारे होते हैं। अब इन पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताश की जो एक गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकाला गया, और उस पत्ते के बादशाह होने की, किंग कार्ड को हम हिंदी में बादशाह बोलते हैं, बादशाह होने की
प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसीलिए आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के रूल कौन कौन से हैं। ये जो रूल्स आपको बताए गए हैं बेसिकली इवेंट्स के बेस पे बताए गए हैं। जो बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट की क्लास में स्टडी किए थे वो भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेने हैं एक बार फिर से, जिसमें हमने एक स्टडी किया था कि एक हमारे होते हैं सिंपल इवेंट, दूसरे हमारे होते हैं कंपाउंड। सिंपल इवेंट जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के हैपन होने या न होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं एक ही इवेंट के। तो इसमें जो अगेन आपके रूल्स हम स्टडी करेंगे वो रूल हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी, रूल ऑफ काउंटिंग, और उसके बाद लास्ट आपका थर्ड इसी में एडिशन रूल। एडिशन रूल में अगेन 2 इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हेन events are not mutually exclusive। तो सिचुएशन में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रूल को। तो ये पहला आपका सिंपल प्रोबेबिलिटी, किसी पर्टिकुलर एक ही इवेंट की हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। उसमें हम ये तीनों रूल्स हम स्टडी करेंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी, रूल ऑफ काउंटिंग, एडिशन रूल। एडिशन रूल में हम फर्दर 2 इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रूल हमारा वो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग है। कंपाउंड में हम क्या करेंगे, एक साथ एक से ज़्यादा इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए भी घटित हो और बी भी घटित हो। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी शादी के लिए एक सूटेबल जो है वो लड़की की तलाश है। अब वो लड़की लंबी भी हो और वाइट कॉम्प्लेक्स भी हो, इट मीन्स वो गोरी भी हो। तो दोनों इवेंट्स वो साथ साथ चाहता है कि नहीं चाहता। तो उसे लंबी लड़की और सुंदर लड़की मिलने के जो चांसेस है, अगर उनकी एक साथ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी इवेंट। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी 2 रूल्स आपके अप्लीकेबल होंगे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। और लास्ट में हम स्टडी करेंगे बेस थ्योरी। ये रूल्स हम स्टडी करेंगे, रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी। अब आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे।